अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे हीमोस्टेसिस डिसऑर्डर, मतलब कि प्लेटलेट डिसफंक्शंस की। ठीक है, तो ओह माय गॉड, प्लेटलेट डिसफंक्शन में ना याद है ना कि हमारे पास दो तरह के होते हैं। मेनली वैसे तो तीन में डिवाइड किया था, मगर रिमेंबर इस तरह से कि हमारे पास बेसिकली प्लेटलेट्स जो होते हैं ना। अच्छा, प्लेटलेट को छोड़ो अभी, इसको याद रखो इस तरह से कि हमारे पास हीमोस्टेसिस में हमारे पास दो चीज़ें काम कर रही होती हैं। ठीक है, एक प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, और साथ में एक कोगुलेशन कैस्केड होता है। ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी कम होगी ना तो मसला हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स का मसला हो रहा है तो हमारे पास प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिसऑर्डर होता है। ठीक है, और अगर कोगुलेशन फैक्टर्स का मसला हो तो वो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस डिसऑर्डर का मसला होता है। ठीक है, और अगर दोनों का मसला हो तो फिर मिक्सड होता है। ठीक है, तो हम वही डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस में हमारे पास जाहिर सी बात है प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हो रहे होंगे। ठीक है, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा याद रख लेते हैं कि हमारे पास जब प्लेटलेट्स आते हैं, जब कोई डैमेज होती है साइड पे, तो वहाँ पर वॉन विलियन फैक्टर आ रहा होता है। ठीक है, वॉन विलियन फैक्टर क्या करता है कि बेसिकली वहाँ पर प्लेटलेट्स को अपने पास, ये प्लेटलेट अपने पास बुलाता है। ठीक है, तो ये जो वॉन विलियन फैक्टर के साथ बाइंड, सॉरी, जहाँ पे भी डैमेज है ना, जैसे ये डैमेज वैसे ना क्लॉट फॉर्म होना है, तो वॉन विलियन फैक्टर प्लेटलेट बाइंड करेगा। ठीक है, थ्रू फाइब्रोनेजिन जहाँ उसने बाइंड करना है ना, उस पार्ट को कहते हैं, सॉरी, उसको कहते हैं GB1B होता है शायद, आई थिंक, हाँ। ठीक है, जिससे उसने क्लॉट में बाइंड करना है। ठीक है, वो क्लॉट के साथ जाके बाइंड तो कर गया पहला प्लेटलेट, मगर उसने अब बाकी प्लेटलेट्स को लेकर आना ताकि वो क्लॉट जो इतना बड़ा स्पेस है वो बंद हो सके। जैसे अगर ये डिफेक्ट है पूरा, ठीक है, तो उस डिफेक्ट को हमने बंद करना है। ठीक है, एक क्लॉट इज नॉट इनफ, तो वी हैव टू हैव मोर क्लॉट्स, तो ये डैमेज वेसल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एग्रीगेशन करने के लिए तो हमारे पास दो चीज़ होती हैं। एक हमारे पास होता है GB2B3A, आई थिंक ये भी हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है कि जो प्लेटलेट है ना वो साइक्लो ऑक्सीजनेज रिलीज़ करता है। जो COX-2 है ना वो हमारे पास TXA को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये हो रहा होता है। अपनी मर्जी से हम लोग, अच्छा, सॉरी गाइस। अच्छा, अब इसमें ना हमने ये बात याद रखनी कि क्या कहते हैं, क्या मसला है इसको, कहाँ, ओके ओके। अब ये हो सकता है कि या तो हमारे पास COX-2 इनहिबिट हो रहा हो, ठीक है, तब हो सकता है, या फिर हमारे पास ये इनहिबिट हो रहा हो तब हमारे पास मसला हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर हमारे पास ये दोनों ठीक हैं तो ये हमारे पास क्या करें, प्लेटलेट को एग्रीगेट करवा रहे हैं। मतलब कि क्या करें कि बाकी जो प्लेटलेट्स यहाँ से गुजर हैं ना, उनको भी अपने पास बुला रहे हैं कि यहाँ के ज्वाइन हो जाओ। तो ये हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है और हमारे पास पूरा प्लग फॉर्म होता है। ये सारे हमने पहले बातें पढ़ी हैं। ठीक है, दीज आर ओल्ड ओल्ड स्टोरीज। ठीक है, अब हमने जो बात डिस्कस की वही है कि डिसऑर्डर अगर हमारे पास हो रहा है। अब इसमें याद रखना कि हमारे पास प्लेटलेट डिसऑर्डर जब होता है ना तो एक क्वालिटेटिव होता है और एक आई थिंक क्वांटिटेटिव होगा। मगर जो क्वालिटेटिव वाला होता है ना उसमें याद रखना कि हमारे पास दो तीन नाम आते हैं। एक तो ये हो गया बर्नार्ड सोलियर हो गया, ठीक है, और एक हमारे पास क्लांसमैन थ्रोम्बस भी नहीं आता है। ठीक है, ये पसोमा में ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, तो आज जस्ट पसोमा को यहाँ खोल लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ लिखा है। ठीक है, बर्नार्ड सोलियर और ग्लांसमैन। ठीक है, बर्नार्ड सोलियर को याद रखना कि हमारे पास इसमें ना ये GB1B, मैंने क्या कहा था, GB1B कहाँ होता है कि उसने जाके जहाँ पर वेसल डैमेज है वहाँ पर जाके सबसे पहले क्लॉट को अपने पास आके एडहेयर करवाना है। ठीक है, तो ये प्लेटलेट एडहीशन में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो प्लेटलेट एडहीशन जब नहीं हो रही तो फिर हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वहाँ पर क्लॉट फॉर्म नहीं होगा। क्लॉट फॉर्म नहीं होगा तो हमारे पास वहाँ पर जब पहला प्लेटलेट ही नहीं जाके लगा तो बाकी के प्लेटलेट्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, और जब बाकी के प्लेटलेट्स भी नहीं आएंगे तो फिर हमारे पास क्लॉट नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो GB1B आर के रिसेप्टर के कम से बर्नार्ड सोलियर होता है। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं कि जाइंट प्लेटलेट्स होते हैं। इसकी वजह नहीं पता मगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ जाइंट प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, और साथ में ब्लीडिंग टाइम, ऑब्वियसली जहाँ पे भी हमारे पास प्लेटलेट्स की बात होगी ना, एक और पॉइंट याद रखना कि जहाँ प्लेटलेट्स का डिफेक्ट होगा ना, जैसे कि प्राइमरी होमोस्टेसिस में उसमें ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, मगर PT INR सब कुछ ज़्यादा है वो हमारे पास नॉर्मल होगा। मगर जहाँ पर हमारे पास ये कोगुलेशन फैक्टर्स का डिफेक्ट आ रहा होगा ना वहाँ पर सारा ज़्यादा होगा। ये क्या कहते हैं PT और ये PTT ज़्यादा, ये हमारे पास उसमें अफेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इस जो पूरा प्लेटलेट्स होता है इसमें सिर्फ हम अभी जो बात करेंगे ब्लीडिंग टाइम इफेक्ट हो रहा होगा, PTT वगैरह नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो बात कर ली ब्लीडिंग टाइम, देखो हमारे पास इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, बाकी इसमें देखो PT और PTT क्योंकि सारा हमारे पास प्लेटलेट्स का तो तीनों में नॉर्मल रह रहा है। ठीक है, इसमें डीनामिक्स का भी कोई रोल नहीं है, LDH का भी कोई रोल नहीं है, मगर एडिशन से क्या कहते हैं एबनॉर्मल राइसोसिटिन टेस्ट आता है। ठीक है, तो हम इसको वो करवाना है, इसको डायग्नोज करना तो हम राइसोसिटिन टेस्ट करवाते हैं जो कि नॉर्मल आता है। ठीक है, अभी क्या होता है क्यों होता है ये कहीं नहीं लिखा हुआ तो प्लीज़ डोंट आस्क। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा आ जाता है कि क्या कहते हैं, ओहो, फिर हमारे पास आ जाते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करता है, हमने कहा था कि दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास साइक्लो ऑक्सीजनेज था और दूसरा हमारे पास होता है GB2B, सॉरी ऊपर डिस्कस किया नहीं, हाँ, जो GB2B3A है ना वो अगर हमारे पास कम हो रहा है तो हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखो जो प्लेटलेट मॉर्फोलॉजी वो नॉर्मल होगी, बस एग्रीगेशन का मसला हो रहा है, तो बाकी सब कुछ नॉर्मल होगा, बस हमारे पास ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो रहा होगा जो कि हर किसी में ही हो रहा है यहाँ पर क्योंकि प्लेटलेट डिसऑर्डर है। ठीक है, फिर हमारे पास एस्पिरिन आ जाता है, तो 2B3A की वजह से हमारे पास एग्रीगेशन नहीं हो रही है। दूसरा हमारे पास अगर कॉक्स इनहिबिट हो गया या फिर हमारे पास, हाँ, अगर कॉक्स इनहिबिट हो गया तो फिर हमारे पास TXA2 कम हो जाएगा। TXA2 कम हो जाएगा तो एग्रीगेशन यहाँ इफेक्ट हो जाएगा, तो एस्पिरिन की वजह से होता है, इसलिए हम उसको ब्लड थिनर के कह रहे होते हैं। ठीक
है। यूरीमिया की वजह से क्या होता है कि हमारे पास प्लेटलेट डिस्फंक्शन को कम करके एडिशन और एग्रीगेशन दोनों को कम कर रहा होता है, ठीक है। तो खाली एडिशन कम होगी तो क्या होगा, बर्नार्ड सोलियर, उसमें हमारे पास जाइंट आरबीसी जाइंट प्लेटलेट्स होंगे, ठीक है। एग्रीगेशन में मसला होगा तो दो चीज़ हो सकती हैं, तो ये हो सकता है ग्लैंड्समैन हो सकता है, दूसरा हमारे पास एस्पिरिन वाला हो सकता है, ठीक है। और अगर दोनों का मसला तो यूरीमिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्लेटलेट्स का एज अ होल इफेक्ट करता है। अब जो बड़ी मजे की चीज़ है ना इसमें, ये तो हमारे पास इतना टेस्ट उतना ज़्यादा इसमें, मगर जो आईटीपी है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईटीपी हमारे पास या तो इम्यून या एडियोपैथिक, कुछ बुक्स में इम्यून लिखा है, कुछ बुक्स में एडियोपैथिक लिखा है, ठीक है। दोनों सही है, मगर इम्यून से ज़्यादा अच्छा याद आता है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अगर हम इसके इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा की बात करें ना, तो इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि हमारे पास अच्छा जितने भी प्लेटलेट्स डिसऑर्डर है ना, उसमें हमारे पास एक कॉमन चीज़ आ रही होगी कि म्यूकोजल ब्लीड्स हो रही होंगी, ठीक है। इतने हमारे पास बहुत सुपरफिशियल ब्लीड्स होती हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ प्लेटलेट डिसऑर्डर प्राइमरी हीमोस्टेसिस में, मगर जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है ना, क्योंकि कोगुलेशन है वो बहुत हमारे पास एक डीप ब्लड में अंदर के कोगुलेटरी फैक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं, सारा कुछ लाइक इट्स बिग थिंग, राइट। तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में ज़्यादा हमारे पास जॉइंट्स वगैरह की ब्लीडिंग होगी, ठीक है, हीमार्थ्रोसिस हो रहा होगा, ठीक है, और साथ में हमारे पास म्यूकोजल ब्लीड्स भी हो रही होंगी, और स्किन की जो ब्लीडिंग होती है पर्परा वगैरह पीटी की वो भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास म्यूकोजल ब्लीड्स के साथ साथ पर्परा पीटी की हो रहा होगा, मगर उसमें ज़्यादा डिफरेंट बात है कि जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब प्राइमरी की बात करें तो हम बात की थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, ठीक है, मगर इम्यून है। इम्यून क्यों है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ऑटो इम्यून आईजीजी एंटीबॉडीज बन रही थी अगेंस्ट द प्लेटलेट रिसेप्टर्स 2B3A। 2B3A क्या कर रहा था, हमारे पास एग्रीगेशन करवा रहा था, ठीक है। प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी तो क्या होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट ऑटोइम्यून आईजीजी होता है। ऑटोइम्यून आईजीजी उसको जाके लाइक अटैक नहीं करता है, वो क्या करते हैं, ऑटोइम्यून आईजीजी जाके बाइंड कर जाते हैं प्लेटलेट्स का। ये प्लेटलेट आईजीजी कॉम्प्लेक्स जो है ये फिर स्प्लीन में जाता है और स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो जब स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय होता है तब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा होता है। ये बात याद रखना कि हमारे पास आईजीजी जो जाके बाइंड करता है प्लेटलेट के साथ, उसको लेकर जाता है स्प्लीन में, स्प्लीन से जाके हमारे पास ये डिस्ट्रॉय होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। इसको ना हम दो में डिवाइड करते हैं, एक एक्यूट स्टेज और एक क्रॉनिक स्टेज, ठीक है। जो हमारे पास एक्यूट है ना वो ज़्यादा चिल्ड्रन में होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें याद रखना कि हमारे पास अभी बच्चों में शुरू ही होता है तो पता चल जाता है फ़ौरन, ठीक है। जब ये क्रॉनिकली एडल्ट में काफ़ी अरसे से चल रहा होता है फिर पता चलता है। एक्यूट स्टेज में हमारे पास चिल्ड्रन में कब आता है, जब हम फ़ौरन इम्यूनाइजेशन करवाने या कोई वायरल इन्फेक्शन हो, ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन के फ़ौरन बाद या फिर कोई इम्यूनाइजेशन के बाद अगर साइंस आना शुरू हो गए तो वो एक्यूट होगा। और चिल्ड्रन में क्योंकि हो रहा है तो इसलिए हमारे पास यूजली तो या तो खुद सेल्फ रिजॉल्विंग होगा या फिर हम इसको IVIG दे के रिजॉल्व कर सकते हैं, जो कि चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, ठीक है। क्रॉनिक हो सकता है, क्रॉनिक हमारे पास एडल्ट्स में ज़्यादा होता है, जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज की वुमेन होती हैं, उनमें वजह नहीं लिखी थी, बस लिखा होता है इट्स मोर कॉमन इन वुमेन इन चाइल्ड बेयरिंग एज, ठीक है। इसमें हमारे पास बेसिकली स्टेरॉइड्स इतने काम नहीं करते, ज़्यादा ये बच्चों में काम करते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ रिजॉल्विंग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको अगर रिलैप्सिंग है बार बार हो रहा है तो हम इसको स्प्लेनेक्टमी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात स्प्लीन में जाके वो हो रही है ना। अगैन प्लेटेड काउंट कम, ब्लीडिंग ज़्यादा, नॉर्मल PTTT, ठीक है। और हमारे पास मेगा कैरिसाइट्स होंगे इन बोन मैरो, ठीक है। मेगा कैरिसाइट्स क्यों होंगे बोन मैरो में, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ज़्यादा हो रहे होंगे। मेगा कैरिसाइट्स है बेसिकली द प्रिकर्सर्स ऑफ प्लेटलेट्स ना, जब प्लेटलेट्स ना डिस्ट्रॉय हो तो मेगा कैरिसाइट्स ज़्यादा बनना शुरू हो गए, जब ज़्यादा बनना शुरू हो गए तो हमारे पास इनकी ज़्यादा नज़र आएगा बोन मैरो बायोप्सी पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास TTP और HUS आ जाता है। TTP और HUS यूजली एक ही एंटिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है, मगर हम उसको अलग अलग करेंगे। इसको हम कहते हैं एक ही अम्ब्रेला के अंदर है माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। इसमें हो क्या रहा होता है, अगर हम TT की बात करें ना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, माय गॉड आई फॉरगॉट इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाँ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, ठीक है। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा ज़्यादा हमारे पास होता है फीमेल्स में, ठीक है। एक्वायर्ड एंटीबॉडी जैसा हमारा सारा होता है, ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ का होता है वो ज़्यादा फीमेल्स में होता है, तो उसमें वो इससे ऑटोम्यून होती है, ऑटोम्यून नहीं है, एक्वायर्ड एंटीबॉडी होती है जो कि अगेंस्ट फीमेल्स होती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसमें हमारे पास, देखो अब जो HUS और TTP है ना उसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है। HUS में ट्रायड होता है मोस्ट कॉमनली, और TTP में भी एक ट्रायड ही याद रखना, ठीक है, मगर इसको स्क्वायर बना देना ट्रायड और स्क्वायर, ठीक है। तीन फीचर्स तीनों में ज़्यादा तीनों में कॉमन होते हैं, फीवर, माहा और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। ये तीनों में कॉमन होते हैं मोर लेस, मगर अगर इसके साथ अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो यूल थिंक ऑफ TTP, मगर अगर इसमें हमारे पास किडनी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो यूल थिंक ऑफ HUS, ठीक है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें तो माहा यहाँ पर हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, और साथ हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ गए, ठीक है, और फीवर भी हो सकता है। अगर हमारे पास इसमें म्यूटेशन की बात करें तो ADAMTS13 म्यूटेशन होती है। वो क्या करती है बेसिकली, यूजुअली जब ADAMTS13 में म्यूटेशन होती है तो वो वॉन विलेवन फैक्टर को
क्लीव करी होती है। अगर वॉन विलियम फैक्टर को क्लीव नहीं करेगी म्यूटेशन में तो वॉन विलियम फैक्टर ज़्यादा हो जाएंगे। वॉन विलियम फैक्टर करने क्या बताता है कि हमारे पास जहाँ पर डिफेक्ट होता है वहाँ जाके प्लेटलेट्स को अपने पास बुला के वहाँ पर एडहियर करवाती है, तो एडिशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी प्लेटलेट्स की, जिसकी वजह से हमारे पास एग्रीगेशन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। जब भी ज़्यादा होगा तो क्लॉटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जब ये वेसल बनेगी ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली ज़्यादा प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट करें तो हमारे पास एक छोटा सा माइक्रो थ्रोम्बाई बना देंगे। यहाँ पर वो ये होगा जहाँ से जब भी आरबीसी गुजरेगा ना तो वहाँ से डैमेज होकर गुजरेगा, थोड़ा सा कट के गुजरेगा, ठीक है। वो जो कटता है ना, टीयर होता है थोड़ा सा आरबीसी, इसको कहते हैं शिस्टोसाइट, ठीक है। तो शिस्टोसाइट्स बन रहे होते हैं माहा में, बेसिकली एचयूएस और टीटीपी दोनों में ये हो रहा होता है कि माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि माइक्रो वेसल्स में हो रहा होता है और हमारे पास जब क्रॉस करते हैं तो हमारे पास शिस्टोसाइट्स बन के उसको टीयर कर रहे होते हैं। तो शिस्टोसाइट्स बेसिकली टीयर इन आरबीसी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एचयूएस आ जाता है। एचयूएस याद है कि जब भी हमारे पास एचयूएस का केस आएगा ना, उसमें यूजुअली हमारे पास बीफ की इंजेक्शन हो रही होगी, ठीक है। कोई कुछ अर्से पहले बीफ इंजेक्शन, इसके बाद हमारे पास ब्लडी डायरिया होगा, ठीक है। वैसे भी कोई डायरिया की एपिसोड हो सकती है, नॉट नेसेसरी ब्लडी, यूजुअली ब्लडी होता है, ज़्यादा चाइल्ड में होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, हाँ उसमें ये टायर्ड होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास माहा जिन्होंने बात की थी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मगर इसमें हमने कहा था कि अगर किडनी डैमेज होगा, अगर वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगी तो फिर हमारे पास एक ही आई तो वो एचयूएस हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी दोनों चीज़ें वही और एक ही, मगर फीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं टीटीपी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि टीटीपी में हमारे पास थ्रोम्बस सीएनएस में बन रहा होता है, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, मगर हमारे पास एचयूएस में थ्रोम्बस ज़्यादा बन रहे थे रीनल में, तो रीनल ज़्यादा होते हैं। इसको याद रखना है। 0157 इकोलाई का जो स्ट्रेन है इसको हम EC भी कहते हैं, इको इंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड डायरिया हो रहा होता है। वरना इकोलाई याद रखोगे तो ये भी बहुत है। अंडर बीफ फीवर होता है, ब्लड डायरिया होता है, और इकोलाई फेटोटॉक्सिन जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल डैमेज कॉज। इसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि वॉन विलियम फैक्टर ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास प्लेटेड के वहाँ पर माइक्रोथ्रोम्बा बन रहा था। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास वेट्रोटॉक्सिन है जो कि इंडस्ट्रियल डैमेज करवाता है, इंडस्ट्रियल डैमेज की वजह से वैसे ही माइक्रोथ्रोम्बा बन जाता है, ठीक है। ये मैंने बात डिस्कस कर ली, ये चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। लैब्स दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। सीबीसी में एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दोनों आ रहे होंगे, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो रहा होगा। पेरिफेरल ब्लड में शिस्टोसाइट्स हो रहेंगे, बोन मैरो बायोप्सी में केस ज़्यादा हो रहेंगे, वही ये वाली बात जो हमने की है, ठीक है। प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और पीटी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट प्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं टीटीपी में, स्टीरॉइड्स देते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूरोनल डैमेज होता है तो ज़्यादा हम टीटीपी में देते हैं, और एचयूएस रिजॉल्व हो जाता है, यूजली खुद ही हो जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी हीमोस्टेसिस आता है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में अंदर हमारे पास कोगुलेशन डिसऑर्डर हो रहा है। कोगुलेशन डिसऑर्डर हमारे पास कोई भी फैक्टर हमारे पास इंट्रिंसिक होगा या एक्सट्रिंसिक होगा, तो हमारे पास दोनों में से कोई भी अगर इफेक्ट हो रहा है तो फिर हमारे पास ये क्या कहते हैं वो होगा, एक सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होगा। अगर तो हम बात करें हीमोफीलिया A, B और C की, ठीक है। तो A से याद रखना है A8 यानी कि 8 हीमोफीलिया 8, तो फैक्टर 8, ठीक है। फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी हो रही होती है इसमें, ठीक है। हीमोफीलिया 8 कहते हैं इसको। इसमें अगेन वही हो रहा है, हमने बात की थी एक्सलिंग रिसेसिव होता है तो ज़्यादा मेल्स में होता है, ठीक है। डीप टिश्यू जॉइंट और पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि हमारे पास कोगुलेशन डिफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कि डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं, फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट और एमिसीजुमैब, ठीक है। पीटी इसमें हमारे पास, अच्छा ये याद रखना कि हमारे पास कौन से इंट्रिंसिक हैं कौन से एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, तो मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है, मगर इंट्रिंसिक जो होते हैं ना उसमें बेसिकली पीटीटी रेस्ड होगा अगर उसमें डिफेक्ट होगा, और अगर एक्सट्रिंसिक फैक्टर डिफेक्ट होंगे तो उसमें हमारे पास पीटी रेस्ड होगा अगर इसमें डिफेक्ट होगा, ठीक है। फैक्टर 8 हमारे पास इंट्रिंसिक है तो उसमें हमारे पास पीटीटी ज़्यादा रेस्ड होगा, फैक्टर 8 डिफिशिएंसी हो रही होगी, और नॉर्मल प्लेटलेट ब्लीडिंग टाइम क्योंकि हमारे पास कोगुलेशन डिफेक्ट है उसका डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। हीमोफीलिया A में हम देते हैं डेस्मोप्रेसिन, फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट और एक्यूजमैब, जबकि हमारे पास हीमोफीलिया B और C जिसमें हमारे पास 9 और 11 की डिफिशिएंसी है उसमें सिर्फ उसके कॉन्सेंट्रेट दे देंगे, जबकि 9 के कॉन्सेंट्रेट दे देंगे, 11 का कॉन्सेंट्रेट दे देंगे, ठीक है। विटामिन K डिफिशिएंसी आ जाती है। विटामिन K डिफिशिएंसी जो है हमारे पास अगेन बेसिकली विटामिन K किसको एक्टिवेट करवाता है, 2, 7, 9 और 10 को, ठीक है। और विटामिन C और S प्रोटीन सी और एस, दिस इज प्रोटीन सी ओ एस, ठीक है। प्रोटीन सी और एस को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। तो हमारे पास जब के डिफिशिएंसी होगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास इनमें से कोई भी नहीं एक्टिवेट होगा। अब इनमें से हमारे पास इंट्रिंसिक भी हैं और एक्सट्रिंसिक भी हैं, ठीक है। आई थिंक ये 7 सिर्फ एक्सट्रिंसिक है, बाकी तीनों इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास पीटी और पीटीटी दोनों रेज्ड हो रहे होंगे। अच्छा, विटामिन K इज एक्टिवेटेड बाय एपॉक्साइड रिडक्टेज इन द लिवर, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई भी लिवर डिसफंक्शन वगैरह तो उसमें हो सकता है, ठीक है। मगर ज़्यादातर हमारे पास बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होती है वो न्यूबॉर्न्स में होती है। न्यूबॉर्न्स में क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास GI कोलोनाइजेशन नहीं होती जो कि बैक्टीरिया को सिंथेसाइज कर रही होती है विटामिन की बॉडी के अंदर, ठीक है। जो बैक्टीरिया विटामिन के सिंथेसाइज करता है बॉडी के अंदर, न्यूबॉर्न्स में वो डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से हमारे पास हम प्रोफेक्टिव विटामिन के इंजेक्शन दे रहे हैं बच्चों में। अगर बच्चा बॉर्न हुआ है उसको हेमोरेजिक डिसीज़ है तो फॉरन उसको सोचेंगे विटामिन की डिफिशिएंसी, ठीक है। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से भी हमारे पास बैक्टीरिया जो होता है कोलोनाइजेशन उसकी वो हो रही होती है, डिस्ट्रप्शन हो रही होती है। और उसके अलावा मेलएब्सॉर्प्शन की वजह से कि हमारे पास कोई भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स की डिफिशिएंसी हो रही है तो विटामिन के उसमें होगा कि ADENK होता है ना। तो अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जिसमें विटामिन के जिसमें हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स नहीं
डिक्रीज़ हो रहे हैं तो फिर विटामिन के डिफिशिएंसी ज़रूर सोचनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मिक्स डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। मिक्स डिसऑर्डर्स में ना हमारे पास प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं और वो भी कम हो रहे हैं, कोगुलेशन वो भी कम हो रहे हैं फैक्टर्स, ठीक है। प्लेटलेट डिसऑर्डर मिक्स डिसऑर्डर में सबसे पहले हम सोचें डीआईसी। डीआईसी क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वाइड स्प्रेड डिसेमिनेशन हो रही है, ठीक है। पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हर जगह क्लॉटिंग हो रही है, तो फिर हमारे पास क्या होगा? क्लॉटिंग की वजह से पहले तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर आकर प्लेटलेट लगा, ठीक है। प्लेटलेट हमारे पास लगने के बाद कोगुलेशन फैक्टर्स भी एक्टिवेट हो। जितने कोगुलेशन फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास क्लॉटिंग होती जाएगी। तो कोगुलेशन फैक्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं इसमें और क्लॉटिंग भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होती है जिसकी वजह से एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स होना शुरू होती है, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स भी यूज़ हो गए, प्लेटलेट्स भी यूज़ हो गए, तो ओवर टाइम इन दोनों के लेवल्स डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, तो ये हमारे पास मिक्स डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसकी ना जो कॉजेज़ हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास ये स्टॉप मेकिंग न्यू थ्रोम्बाई लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास डीआईसी में ही हो रहा है कि नई से नया थ्रोम्बाई डिफरेंट जगह पर बनना शुरू हो जाता है और वहाँ बनता रहता है, ठीक है। तो हमने कहना स्टॉप मेकिंग न्यू थ्रोम्बाई, ठीक है। SSTOP, एस स्नेक बाइट, सेप्सिस ज़्यादा ग्राम नेगेटिव ज़्यादा होता है, ठीक है। ट्रॉमा, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस, पैंक्रेटाइटिस, मेलिग्नेंसी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉजेज़ में अगेन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैंने जो कॉजेज़ को यहाँ डिवाइड किया था वो भी देख लेना बेशक। एंडोथेलियल एनर्जी की वजह से, टिश्यू फैक्टर रिलीज की वजह से, ठीक है। मगर ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, थर्ड ईयर में मैंने बनाया था, तो उसको मिस करो। यही इतना नमोट याद कर लोगे तो काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो एक्टिवेट करते हैं कोगुलेशन को। सेप्सिस बहुत कॉमन है, ठीक है। एडेनोकार्सिनोमा, एक्यूट प्रोमायोसिटिक ल्यूकीमिया में बहुत कॉमन है, ठीक है। तो कौन सी ल्यूकीमिया? एक्यूट प्रोमायोसिटिक ल्यूकीमिया विच इज़ अ टाइप ऑफ AML, ठीक है। बाकी रेटल स्नेक बाइट से बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास अब देखो इसमें प्लेटलेट्स भी यूज़ हो रहे हैं और हमारे पास वो भी यूज़ हो रहा है। मिक्स्ड डिसऑर्डर है तो PTT भी कम होगा, ब्लीडिंग प्लेटलेट काउंट भी कम होगा और ब्लीडिंग टाइम भी ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। मगर दूसरी बात क्या हो रही होती है कि हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें फिब्रिनोजन डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रही है। शिस्टोसाइट्स भी इसमें होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास जब RBCs वहाँ से गुजरेंगे तो डैमेज होंगे। फिब्रिन डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। मगर फिब्रिनोजन कम हो रहा होता है। फिब्रिन डिग्रेडेशन बेसिकली डी डाइमर्स को कहते हैं, ठीक है। तो फिब्रिन डिग्रेडेशन ये वर्ड लिखा होगा या डी डाइमर्स लिखा होगा, तो डी डाइमर्स ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। और फिब्रिनोजन जो है वो कम हो रहा होता है, ठीक है। फिब्रिनोजन बेसिकली क्या कर रहा होता है? वो हेल्प कर रहा होता है इन दी एडिशन ऑफ प्लेटलेट्स टू दी वेसल, ठीक है। तो हमारे पास जितने ज़्यादा प्लेटलेट्स एडिट करते जाएंगे फिब्रिनोजन यूज़ होता जाएगा, तो फिब्रिनोजन लेवल्स ओवर टाइम कम हो जाएंगे। और फिर फैक्टर्स 5 और 8 यूजली ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहे होते हैं उसमें, ठीक है। तो फैक्टर 5 और 8 की डिफिशेंसी और साथ में हमारे पास बाकी सारा कुछ। तो इसमें हमारे पास जो स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे होता है वो एलिवेटेड डी डायमर टेस्ट होता है, जो कि DIC के लिए यूज़ होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। बाकी इसमें जो बाकी के टेस्ट हैं वो ये PTT, PT और ये फाइब्रिनोजन लेवल्स करवा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या बात याद रखने वाली? हाँ, ये हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट जगह बनेगा तो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होंगे। ब्रेन में होगा तो CNS इन्फार्क्ट हेमरेजेस होंगे, लंग्स में होगा तो हमारे पास क्या कहते हैं एल्वेओलर कैपिलरीज के अंदर होंगे तो वो डिफरेंट आएगी उसकी। किडनीज में हमारे पास रीनल नेक्रोसिस हो सकता है, कर्टन ज़्यादा होगा। एड्रिनल्स में होगा तो वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम होगा, याद रखना, ठीक है। और बाकी ये ठीक है, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बो हेमरेजिक डिजीज़, क्योंकि पहले शुरू में तो थ्रोम्बोसिस हो रहा होता है, मगर एट दिस पॉइंट हमारे पास साइड प्लेटलेट्स वो यूज़ हो जाएंगे तो हेमरेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ आ जाती है। वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ से क्या होगा? हमारे पास इसकी डिफिशेंसी हो रही है, और इसकी डिफिशेंसी हो तो प्लेटलेट्स बाइंड नहीं कर पाएंगे, प्लेटलेट्स नहीं बाइंड कर पाएंगे तो हमारे पास डिक्रीज लेवल्स ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें म्यूकोजल और स्किन ब्लीडिंग दोनों हो रही होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिसऑर्डर होता है इसका ज़्यादा, ठीक है। तो ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा इसमें, वैसे वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ ना ज़्यादा हमारे पास ब्लीडिंग टाइम इसके साथ प्रेजेंट करती है एज अ प्राइमरी डिसऑर्डर, मगर सेकेंडरी के साथ भी कर सकती है, नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास फैक्टर 8 के वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ नॉर्मली स्टेबलाइज करते हैं फैक्टर 8 को। जब हमारे पास यही डिक्रीज़ हो रहा है तो फैक्टर 8 भी डिक्रीज़ हो जाएगा, जब वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास नॉर्मल रेसोसिटिन टेस्ट होता है, ठीक है। रेसोसिटिन इंड्यूसेस प्लेटलेट एक्टिवेशन बाय कॉजिंग VVWF टू बाइंड टू GP1B। अच्छा, इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट होता था बर्नार्ड सोलियर, उसमें भी हमारे पास रेसोसिटिन टेस्ट होता है, ठीक है। तो वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ का अपना और जो हमारे पास बर्नार्ड सोलियर था सबसे पहला वाला, उन दोनों में हम रेसोसिटिन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो हम एग्लूटिनेशन को वैसे चेक कर होते हैं और उसमें हम डेसिमल दे होते हैं। तो याद रखना डेसिमल हमने दो जगह दी है, एक हमने दी है हेमोफीलिया A में क्योंकि वो फैक्टर 8 की वजह से हो रही थी, ठीक है। और दूसरा हमने दी है वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ में जिसमें हमारे पास बेसिकली यही कम हो रहा है। तो दोनों जो वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ फैक्टर 8 इंटरलिंक्ड हैं, तो दोनों के डिजीज़ में हम डेसिमल दे होते हैं। रेसोसिटिन टेस्ट हमने दो जगह करवाया, एक हमने करवाया बर्नार्ड सोलियर में और दूसरा हमने करवाया जो कि हमारे पास क्वालिटेटिव था और प्लेटलेट्स का था, ठीक है। और दूसरा हमने करवाया वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डिजीज़ में जो कि हमारे पास मिक्स डिसऑर्डर था। And that concludes our module on hemostasis. Bye-bye.